नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक तरफ भीषण गर्मी और लू के थपेड़े और दूसरी तरफ अस्पतालों में पहुंचे मरीज और उनके तीमारदार जो इलाज की उम्मीद में घंटों इंतजार करने को मजबूर। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस गर्मी में अस्पतालों की व्यवस्थाएं मरीजों का साथ दे पा रही? चिकित्सा विभाग ने हीट वेव को देखते हुए सभी अस्पतालों को छाया, पेयजल और जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश तो दे दिए, लेकिन जब फर्स्ट इंडिया रियलिटी चेक करने के लिए जमीन पर उतरा तो तस्वीरें उलट नजर आई। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में कहीं डक्टिंग खराब मिली तो कहीं मरीज पंखों के सहारे तपती गर्मी में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। हालांकि ओपीडी ब्लॉक में कुछ व्यवस्थाएं ठीक नजर आई, लेकिन बाहर गर्मी और भीड़ के बीच मरीजों की परेशानी कम नहीं है। डॉक्टर्स के चैम्बर में एसी की ठंडी हवा जरूर थी, लेकिन बाहर इंतजार कर रहे लोग पसीने से भीगे नजर आए। अब अस्पताल प्रशासन का कहना है कि खराब डक्टिंग को ठीक किया जा रहा है और कूलर लगाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि भीषण गर्मी है और दावे एकदम ठंडे नजर आ रहे हैं। आज बात इसी में। लाइन में लग रहे हैं, दो दिन आए जाए, दवाई नहीं मिल रही है, भूखे प्यासे पड़े हैं कि लाइन में लगते रहते हैं। अब सोचिए जरा, जिनको एसएमएस अस्पताल के अंदर बाकी अस्पतालों में व्यवस्थाएं करनी थी, क्या उन्होंने अपने घर के अंदर एसी की अभी तक सर्विस नहीं कराई? अगर कहीं कूलर लगाया घर के अंदर तो क्या अभी तक कूलर को चालू नहीं किया है? जब वो अपने एक घर परिवार जिसमें सिर्फ 5 से 7 लोग रहते होंगे वहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते हैं, तो जहां हजारों लोग हर दिन आ रहे हैं, क्या वहां व्यवस्थाओं को वक्त रहते दुरुस्त नहीं किया जा सकता? क्या जब तक फर्स्ट इंडिया रियलिटी चेक नहीं करेगा जागेंगे नहीं? और क्या जब तक 10, 15, 20 मरीजों की तबीयत ज्यादा खराब नहीं होगी तब तक सुध नहीं ली जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ आरयूएचएस के प्रिंसिपल मोनीश ग्रोवर जी हैं और साथ में हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी हैं। डॉक्टर मोनीश सर, शुरुआत आपके साथ। सर मैं मानकर चल रहा हूं कि मार्च के मिड में ही एसी की सर्विस घर पर हो गई होगी, कहीं कूलर लगे होंगे तो कूलर शुरू हो चुके होंगे। 1 मई तक अगर हम डक्टिंग सही नहीं कर रहे जिनसे हजारों लोग सीधे प्रभावित हैं, तो मैं इसको क्यों लापरवाही ना कहूं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम सब ने अपने घरों पे जैसे इंतजाम करे हैं, वैसे ही हम अभी अस्पताल में भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरी तरह से इस मामले में लगे हों और पीडब्ल्यूडी की मदद से, और जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर दीपक महेश्वरी और आरयूएचएस में डॉक्टर विनोद जोशी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी की मदद से हमने ऑलरेडी कई इस मामले में कदम उठा भी लिए हैं। जैसे कि अगर मैं आरयूएचएस की बात करूं तो ऑलरेडी एक आरओ का प्लांट मेन बिल्डिंग पे छत पे लगा दिया, 2000 लीटर कैपेसिटी का है, इसमें पूरा ठंडा पानी सबके लिए उपलब्ध है, तो छत से ही पूरा ठंडा पानी पहुंच रहा है। कई जगह जंबो कूलर ऑलरेडी लगा दिए गए हैं और जंबो कूलर भी लगाए जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को गर्मी का सामना करना पड़े। इसी तरह एक अलग से हीट स्ट्रोक वार्ड भी एस्टेब्लिश कर लिया गया आरयूएचएस में। रूम नंबर 41 है जो इमरजेंसी वार्ड में एरिया में, उसको हमने पूरा हीट स्ट्रोक वार्ड हमने एक एस्टेब्लिश करा है, जहाँ पे कि डॉक्टर मनमोहन गुर्जर है जो इसके हमने इंचार्ज बनाए हैं और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रतनलाल सैनी हैं, उनको इसका हमने नर्सिंग प्रभारी बनाए हैं ताकि हर तरह से हम इसके लिए तैयार रह सकें। इसी तरह सेपरेट बेड अलोकेशन भी की ताकि अगर ज़्यादा गर्मी से किसी को परेशानी भी हो तो उनके लिए हमने बेड अलोकेट ऑलरेडी कर दिए हैं। एसएमएस के अंदर साफ तौर पे ये दिखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो किसी भी तरह के हम जो उपाय करते हैं थोड़ा समय लगता है, परंतु इसके लिए ऑलरेडी प्रोसीजर इन प्लेस है। समय इसलिए लगता है ना क्योंकि जब समय पर काम करना होता है तब करते नहीं है। आप सोचिए इसी एक्सरसाइज में अगर आप मिड ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में शुरू करते तो मिड ऑफ मार्च तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी होती, लेकिन हम करते नहीं है ना सर। हम तो तब करेंगे ना जब हालात बिगड़ जाएंगे, 4 मीडिया पर्सनैलिटी उसको उठाएंगी, जब चारों तरफ खबरें चलेंगी, उसके बाद जब सवाल पूछे जाएंगे तब हम कहेंगे कि हां अब हम काम करेंगे। ऐसा थोड़ी ना पहली बार हो रहा है सर। और यह भी नहीं है कि वेदर रिपोर्ट पहले से नहीं आई हो कि भाई अप्रैल के अंदर भयंकर गर्मी होगी, मई के अंदर भयंकर गर्मी होगी, पारा 44, 45, 46 डिग्री तक जाएगा, सबको पता था सर।
इसीलिए कई जगह पे आप अगर देखेंगे, जैसे मैं पूरी तरह मानता हूँ कई जगह डक्टिंग अभी भी ख़राब है, पर बहुत जगहों पे उसकी मरम्मत ऑलरेडी करी जा चुकी है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले एसएमएस में और आरयूएचएस में बहुत अच्छे इसके लिए पुख्ता कर दिए गए हैं, ताकि आगे परेशानी कम से कम हो। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ। ज़्यादा है और विकास, क्या वाकई में पहले कुछ सालों के मुकाबले इस बार व्यवस्था दुरुस्त है, या क्योंकि एसएमएस के साथ मैं देख रहा हूं कि जब भी ग्राउंड रिपोर्ट चेक की जाती है तो कुछ ना कुछ एक बड़ी खामी निकलकर सामने आती है? क्या सिस्टम वहां देखना नहीं चाहता है, या सिस्टम इतना बड़ा है कि दिखाई दे ही नहीं रहा है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि मौजूदा स्थिति कैसी है, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं, पिछले अगर 1 साल की बात की जाए, पिछले 1.5 सालों की बात की जाए, तो कुछ ऐसे प्रयास जरूर शुरू किए गए हैं जिससे कि इस वक्त ओपीडी आईपीडी के अंदर मरीजों को इतनी दिक्कतें नहीं हो। लेकिन जहां दिक्कत है वहां दिक्कत तो इस मौसम में ऐसी है कि वहां बैठना भी मुश्किल है। हम बात करें आज के रियलिटी चेक की, ओपीडी के अंदर व्यवस्थाएं काफी हद तक डक्टिंग जो है उन्होंने चालू कर रखा है, लेकिन जिन जगहों पर सीरियस कंडीशन में मरीज पहुंचते हैं, न्यूरो सर्जरी जैसे ओपीडी जो है, वहां पे डक्टिंग का बंद रहना, वहां पर डक्टिंग बंद रहने के साथ ही सिर्फ 1 या 2 पंखों के भरोसे मरीजों को छोड़ना, पहली बात। दूसरी बात ये, एसएमएस अस्पताल में सबसे बड़ा अगर कोई संग्राम कहीं देखने को मिलता है तो वो मिलता है दवा काउंटर पे। कौन से दवा काउंटर पर? वो दवा काउंटर जहां पर मरीज सबसे अंतिम छोर में जाता है। पहला जब ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराता है तब वो अपनी लाइन में लगता है, वहां से रजिस्ट्रेशन करा करके डॉक्टर के पास जाता है, तब वो लाइन में लगता है। डॉक्टर के यहां से परामर्श पर्ची लेकर के वो अपने ठीक पास के डीडीसी काउंटर पे जाता है, वहां लाइन में लगता है। ये तीनों जगह पर लाइन में लगना हो सकता है एक प्रक्रिया का हिस्सा है, सरकारी तंत्र है, दबाव है, सब कुछ है, लेकिन उसकी अग्नि परीक्षा तब शुरू होती है कि उस ओपीडी की पर्ची पर यह लिखा जाता है कि इस दवाओं में से 8 में से 4 दवाइयां निःशुल्क दवा योजना के तहत यहां उपलब्ध है, बाकी 4 दवाइयों के लिए आप जाइए 10 और 11 नंबर का काउंटर। जो 10 और 11 नंबर का काउंटर है वो अपने आप में एक अग्नि परीक्षा है उस मरीज के लिए, उसके अटेंडेंट के लिए, क्योंकि वहां पर जाना, वहां पर जाकर के पूरे अस्पताल के मरीज वहां पहुंचते हैं, लंबी लंबी लाइन है, वहां से पहले पर्ची देना, पर्ची देने के बाद में उस पर्ची की फिर फोटोस्टेट करा के जमा कराने के बाद फिर ये कहना इसमें से 2 दवाइयां अभी उपलब्ध है, बाकी 3 दवाइयों के लिए 2 दिन बाद में आना। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान जहां पर 10 नंबर और 11 नंबर काउंटर है, वहां की स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 से 2 पंखे और तकरीबन 400 से 500 मरीजों की लंबी लाइन, और वो भी एक लाइन नहीं, 3-3 लाइन ऐसी, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो वहां मौजूद नहीं है, और उनके लिए कोई वहां वैकल्पिक इंतजाम नहीं थे। और हालांकि जब अस्पताल अधीक्षक, मैं कहना चाहूंगा काफी संवेदनशील है, और जब भी उनके पास कोई बात पहुंचाई जाती है तो उसका उत्तर भी देना और साथ में उस पर एक्शन भी लेना। जैसे ही हमने आज रियलिटी चेक किया, रियलिटी चेक की उनको जानकारी मिली, वो खुद वहीं पे पहुंचे, जहां पर काउंटर लगता है 10 नंबर 11 नंबर, आप पहुंचे, वहां उन्होंने कहा कि यहाँ की वैकल्पिक व्यवस्था हमने शुरू कर दी है, कल से परसों से यहाँ पर कूलर भी यहाँ लग जाएंगे और साथ में मरीजों के लिए और जो इस काउंटर को शिफ्ट करने की प्रक्रिया वो भी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब चीजें तभी होती है जब हम खबर चलाएं? क्या ये तभी होता है जब मरीज परेशान होकर के पसीना पसीना हो जाए? एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी कार्य योजना होनी चाहिए। इस कार्य योजना के लिए सिस्टम में बैठे हुए लोग, जो सीट पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी पद पे संभाले हुए हैं, उन सब लोगों को एक संवेदनशीलता रखनी होगी। ये कोई फाइनेंशियल इशू है? नहीं है कोई फाइनेंशियल इशू है कि भाई हम कूलर नहीं परचेज कर पा रहे हैं, रेंट पे नहीं ले पा रहे हैं, हम डक्टिंग सही नहीं करा पा रहे हैं, हम कूलर नहीं लगा पा रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्या फाइनेंशियल इशू है क्या? देखिए विजेंद्र, इसमें 2 तरह की बातें हैं। पहली बात तो फाइनेंशियल इशू की बात करें, एसएमएस अस्पताल के अंदर जैसे आपने बात की, अपने प्राचार्य से बात करके उनसे आपने सवाल भी किए, एजेंसी कौन काम करती है? वही बात, एसएमएस में पूरा काम पीडब्ल्यूडी के पास में है, आरयूएचएस में पीडब्ल्यूडी के पास में है, तो अलग अलग एजेंसियां हैं जिनको इन्वॉल्व किया गया, लेकिन इनकी एक मॉनिटरिंग, एग्जैक्ट मॉनिटरिंग जब तक नहीं हो तब तक इन चीजों पर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती है, और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ये चीजें ऐसी अव्यवस्थित चलती रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कमीशन के कटआउट के साथ फंस जाती है? अब देखिए, ये सारी चीजें इस मंच के माध्यम से कहना ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहां कोई तो मॉनिटरिंग कर रहा होगा कि भाई समय पर सारी व्यवस्था हो, समय पर डक्टिंग सही हो, नहीं हो रही है तो पेनल्टी लगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मरीजों को छोड़ दिया जाएगा और मरीजों, आम आदमी का पैसा उनके पास जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पैसे के अंदर कोई कटौती होगी, वो अपने बिल लेकर चले जाएंगे, तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं? विजेंद्र देखिए, ये तमाम जो अधिकारी हैं उनकी सबकी एक एक की जिम्मेदारी तय है। अब यह है कि उस जिम्मेदारी पर वो कितने बखूबी उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं, और साथ में अगर जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जब मरीज परेशान हो रहे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी।
कार्रवाई तब होगी जब कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर होगा, यानी कि जैसे अग्निकांड होगा, तब समझ में आती है कि जिम्मेदारियां किस किस की है, पीडब्ल्यूडी, एससी, एक्ससी, सब पे कार्रवाई गाजी गिरती है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि जब इस तरह की भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी के अंदर कम से कम इतनी वैकल्पिक व्यवस्था, इतनी तो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए प्रशासन के अंदर कि वो पेयजल की, छाया की, जो एक बेसिक नीड है, और इसमें कोई ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है, ये चीजें आसानी से की जा सकती है। और मैं इसमें और अपडेट करना चाहूंगा कि कई जयपुर में, कई पूरे प्रदेश भर में ऐसे दानदाता है जिनको सिर्फ फोन करने की देर है, कोई वित्तीय प्रावधान की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको फोन करने की देर है कि हमें को अस्पताल के, और खासतौर पर अस्पतालों के लिए, कि सिर्फ हमको 1 महीने के लिए टेंट की व्यवस्था करा दीजिए या पानी की व्यवस्था करा दीजिए, तो लाइन लगा के दानदाता खड़े रहते हैं, लेकिन बस इच्छा शक्ति की। लेकिन विकास ये तो तब है ना भाई जब हमारे पास फाइनेंशियल व्यवस्था ना हो, हमारे पास एक विजन ना हो। अगर वक्त के साथ हम उस विजन पर काम करें तो समस्या ही ना हो। आज हम ये प्रोग्राम वाहवाही करने के लिए कर रहे होते कि देखिए हमारे एसएमएस अस्पताल में आइए, जगह जगह एसी लगे हैं, डक्टिंग सही है, जगह जगह कूलर लगे हैं, मरीजों को कोई परेशानी नहीं है। जयपाल सिंह जी, ये दिन हम क्यों नहीं देख पाते भाई? क्यों हम प्रोग्राम ये नहीं कर पाते कि देखिए कितनी बेहतरीन व्यवस्था है? क्यों हर बार ये क्वेश्चन करना पड़ता है कि इन व्यवस्थाओं को सुधारिए? देखिए, निश्चित रूप से अभी विकास जी ने बताया आईपीडी ओपीडी की जो व्यवस्थाएं हैं लगभग 1.5-2 साल से काफ़ी उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। और जो आप अभी जो फंड की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं अभी जो बजट है हमारा 2026-27 का, उस बजट में लगभग 32,000 करोड़ का प्रावधान है, जो लगभग पिछले बजट से 53% ज़्यादा है। तो इस प्रकार की तो कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, सबको पता है कि गर्मी अपने पीक पे है, मरीज काफ़ी आ रहे हैं, एसएमएस पे लोड हैं, और डॉक्टर साहब भी अभी बता रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बात इंश्योर किया, मेडिकल जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने एडवाइजरी भी जारी की है, सीएमएचओ को कहा है कि वो जाके इसको मॉनिटर करे और कहाँ कमी रह गई। देखिए, अभी खुद ही बता रहे थे विकास जी की वहाँ जो प्रिंसिपल महोदय थे वो खुद आए और उन्होंने उसको वैकल्पिक व्यवस्था, जो हमारे जो दवा काउंटर्स है, मेन इश्यू वहाँ का है, और हमारे डक्टिंग और कूलर जो गर्मी को लेकर चल रहा है उनको लेके। तो देखिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त तो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सरकार की भी ये मंशा है, लेकिन कमी कहाँ रह गई? तमाम जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने कहा भी है सब सीएमएचओ को और अधिकारियों को कि वो जाके उसको मॉनिटर करें और व्यवस्था देके, फंड के लिए कोई कमी नहीं है। जयपाल सिंह जी, बुरा मत मानिएगा, अगर मैंने अभी स्टूडियो का 10 मिनट के लिए एसी बंद करा दिया ना तो आपके माथे से पसीना टपकता दिखा दूंगा मैं यहां पर। सिर्फ 10 मिनट के लिए बता रहा हूं मैं। देखिए योगेंद्र जी, और वहां पर 400-500 लोग लाइन में खड़े होते हैं, घंटों खड़े होते हैं, 2-2 पंखों के साथ खड़े होते हैं। आप ये कह रहे हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? मैं क्या बोल रहा हूं? और गर्मी आज पड़ी है सर, विजेंद्र जी, मार्च से गर्मी चल रही है। विजेंद्र जी, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने इस बात को अडेप्ट किया, हमने स्वीकार किया इस बात को कि व्यवस्थाओं में कमी रही है। मैंने पहले अपने ओपनिंग नोट में कहा, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, उन व्यवस्थाओं को, कोई भी ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में चलना नहीं चाहेगा। मैंने ये कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता ये थी कि 32,000 करोड़ का बजट, मतलब इस व्यवस्थाओं में सुधार हो, इसीलिए तो किया। आज राजस्थान में विकास जी खुद बता रहे हैं कि एसएमएस के अंदर ओपीडी और आईपीडी की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। अब कुछ कहीं कमी रह गई, उसमें भी सुधार करेंगे। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने एडवाइजरी जारी की है, तमाम अधिकारियों को कहा है सही नहीं हो रहा है तो कोई तो जिम्मेदार होगा, देखिए तो धनी धोरी होगा ना, मैं जो तय करेगा कि भाई इतनी तारीख तक ये डक्टिंग सही हो जानी थी। किसी को तो टेंडर दिए गए होंगे ना। मैं विजेंद्र जी वही कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने आज नहीं, आज से 20-25 दिन पहले ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि इन व्यवस्थाओं में सुधार हो। कमी कहां रह गई इसकी जांच करेंगे। जो कोई अधिकारी जिम्मेदारी को एजेंसी काम नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी तय करेंगे। विकास, ये तो और गजब की बात हो गई। 25 दिन पहले चिकित्सा मंत्री कह चुके और 25 दिन बाद एसएमएस, जो कि प्रदेश का दिल है, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो रही हैं। फिर गंभीरता कहां है? देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, हमने जो व्यवस्थाएं लागू कर रखी है उन व्यवस्थाओं को भी अगर हम यथावत रख पाए तो कम से कम हम मरीजों की दर्द जो उसको कम कर सकते। आरएमएससीएल एक एजेंसी है जो दवाओं का प्रोक्योरमेंट करती है, अस्पताल को अंदर दवाइयां पहुंचाती है। अगर वो अपना सही काम कर लेती, पिछले 3-4 महीनों की बात कर रहा हूं मैं आपको, 3-4 महीने की नहीं, पिछले साल भर की बात कर रहा हूं, साल भर में अगर वो एजेंसी अपना पूरा काम कर लेती तो अस्पतालों में मरीजों को घंटे 2 घंटे तक अतिरिक्त भटकना नहीं पड़ता, 3-3, 4-4 दिन तक दवाओं के लिए। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये भीषण गर्मी की बात नहीं है। बात ये है कि एक मरीज अस्पताल के अंदर दवा लेने के लिए अगर 3-3 बार लाइन में लगता है और उसके बाद में 3 दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता है, तो ये सिस्टम में एक शर्मनाक स्थिति है। खुद अस्पताल का प्रबंधन है वो भी खुद इस बात से दुखी है कि जब एक एजेंसी बनी हुई है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है कि दवा यहां से प्रोक्योरमेंट होगी, यहां दवा बिकेगी, यहां पहुंचेगी और उसको मिला जाएगा, पूरा चेन बनता है। उस चेन को ध्वस्त किया गया, उस चेन को इसलिए ध्वस्त किया गया ताकि लोकल परचेज हो सके अस्पतालों के अंदर, वहां मनमानी हो सके। क्या इसका कोई जवाब दे पाएगा? मॉनिटरिंग कर रहा होगा ना। मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रतीक, क्या वाकई में हम मानकर चलें कि कुछ व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, कुछ को सुधारने की जरूरत है और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है?
जहां सबको टाइम बाउंड करना पड़ेगा। भाई ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ बस चल रहा है। विजेंद्र भाई, मुझे ऐसा लगता है जो वहाँ का एसएमएस का प्रशासन है उसने बीजेपी के नेताओं को कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, क्योंकि पिछले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे एसी की जरूरत नहीं है, आप प्याज जेब में डाल लो, आपको लू नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। तो मुझे लग रहा है उनके 25 पुलिस ये जो एसएमएस का जो प्रशासन है वो चल रहा है अस्पताल में वहां से प्याज खरीद ले। नहीं, उन्होंने लोग सोचा कि वो अपने घर से ले आएंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भिजवा दिया होगा। अब ये कह रहे थे अगर आज का मामला होता तो सही है, अगर हम उन पर क्वेश्चन नहीं उठाते। पिछले साल की, आज 1 मई है, पिछले साल 2 मई की आपको खबर बता रहा हूं, आए दिन बिजली गुल डॉक्टर टार्च की रोशनी में कर रहे मरीजों का इलाज। ये पिछले साल की खबर है। और आरएमएससीएल की खबरें बता दूंगा तो मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों ने बाजार से खरीदी 67 लाख की दवाएं 30% महंगी। हमने देखा दवाई पी करके बच्चे मर जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, उनको 2 महीने के लिए कंपनी को सस्पेंड कर देते हैं, फिर उनसे दवाई लेने लग जाते हैं। हम अभी जो विकास भाई बोल रहे थे कि ब्लंडर के लिए जगते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं, सही बात है, ब्लंडर के लिए जगते हैं, कार्रवाई करते हैं, 2 महीने बाद उसके ऊपर फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, ठंडे बस्ते में चली जाती है। आज तक आप मुझे बता दीजिए कि जो दवाई के मामले में कौन से डॉक्टर पे कार्रवाई हो गई, कौन से आदमी के खिलाफ एफआईआर हो गई, किसको हमने, वो 7-8 बच्चे 12 बच्चे जो मरे थे वो क्या सुसाइड करके मर गए थे क्या? एसएमएस के अंदर जो आग लगी, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? कार्रवाई दरअसल अगर कार्रवाई नहीं होगी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, अगर 25-30 दिन पहले आदेश जारी कर दिए गए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इसी तरीके का हाल होगा। और ये अकेला एसएमएस का हाल नहीं है, आप हर दिन की खबरें, कल की खबर, परसों की खबर, उससे पहले की, हर दिन की खबर है। पूरे राजस्थान के अंदर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो खुद वेंटिलेटर पे है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं पीएचसी सीएचसी नहीं है, कहीं पे भ्रष्टाचार है। और मुख्यमंत्री के अगर गृह जिले की भरतपुर की बात कर लेंगे तो वहां तो आपको याद होगा कि चिरंजीवी के अंदर उसका भुगतान नहीं हुआ था, कोर्ट ने आदेश दिए कि कलेक्टर का फर्नीचर बेच करके भुगतान करवाइए। तो ये तो मुख्यमंत्री के गृह जिले के हालात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चिकित्सा मंत्री है उनको अपने महलों से बाहर निकल करके सड़कों पर जाकर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसएमएस हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों की पीड़ा जब तक वो नहीं समझेंगे, उनको नहीं पता लगेगा कि राजस्थान की जनता क्या दंश झेल रही है इस गर्मी के अंदर। विकास, क्योंकि मुख्यमंत्री फंड रिलीज करते हैं, चिकित्सा मंत्री की जिम्मेदारी कि उस फंड का अपने डिपार्टमेंट के लिए अच्छा बेहतरीन इस्तेमाल हो। अब अगर वहां समस्या नहीं है तो समस्या फिर वहां पर आकर है जहां भरोसा किया जा रहा है कि भाई आप फला व्यवस्थाओं को देखिए और रिपोर्ट सबमिट कीजिए। अब वो तो है कि चलिए फर्स्ट इंडिया का कैमरा वहां पहुंच गया, समस्या सामने आ गई, वरना तो सब चंगा है। विजेंद्र, देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं इस बात को, फंड की कमी की बात जो कही जाती है वो कहीं पे नजर आती है। बस एक किसको कह सकते हैं कि पद पर बैठ करके और ये विश्वास रखा जाए कि ये पद जो है ये कोई प्रशासनिक पद नहीं है, ये वो पद है जो लाखों लोगों की उम्मीद है। लाखों लोग वो जो अपने पूरे जीवन में जो अपना सबसे बुरा समय होता है, बीमार होना कोई अच्छा समय नहीं माना था, उस बुरे समय में आपके पास एक उम्मीद लेके आते हैं कि वहां जाएंगे एसएमएस में तो। हाँ, मैं बिल्कुल, और उस उम्मीद पर हम कितना खरा उतर पाते हैं। सबसे दूसरी बात ये भी कह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं एसएमएस की, ओवरबर्डन है, पूरे प्रदेश भर के, देश भर के मरीज आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ेंगे जिससे कि इन मरीजों का विभाजन किया जा सके कि किस कैटेगरी के मरीज किस लेवल पे आता है। आप देखिए, एक सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास अगर सुबह पहले 8 बजे 500 लोग सर्दी खांसी जुकाम के आएंगे तो वो अपनी स्पेशलिटी है उसका कैसे उपयोग कर पाएगा? कम से कम आज ये व्यवस्था होनी चाहिए, जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अधीन 10 से 12 अस्पताल हैं तो उन अस्पतालों को ऐसे डेवलप किया जाए, पूरा चेन बनाया जाए कि एसएमएस अस्पताल के अंदर तो सिर्फ वो मरीज पहुंचे जो रेफर होकर गया है, जिसका पूरा इलाज होकर के पहुंच चुका हो कि हाँ अभी इस दवा इसको बीमारी आइडेंटिफाई हो चुकी है और उसका इलाज एसएमएस में किया जाना है, एक रेफरल के रूप में उसको डिसाइड किया जाए। दूसरी बात ये, जो डॉक्टर्स है उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। तीसरी बात विजेंद्र, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, विभाग आदेश निकाल देता है, उस आदेश की क्रियान्वयन अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो सकती है। पिछले दिनों एक आदेश निकाला गया था, जितने भी मेडिकल कॉलेज के टीचर हैं उन सब की तनख्वाह जो है तब बनेगी जब वो बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, और बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं होती है तो उस स्थिति में उनको तनख्वाह में से उसका रिडक्शन होगा। लेकिन आज दिनांक तक भी 4 से 5 महीने का समय बीत चुका उस आदेश को, आज दिनांक तक भी उस आदेश को लागू नहीं किया गया। अगर आदेश लागू हो जाता तो सुबह 8 बजे जो ओपीडी शुरू होती है और मरीज भटकते हैं बड़े डॉक्टर को, सीनियर डॉक्टर के लिए, वो नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा सेटअप तैयार किया गया है, IHMS पोर्टल बनाया गया है जो कि पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने का दावा करता है, वो ऑनलाइन
करने के दावे की जो व्यवस्था है वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सुबह 8 बजे सीनियर फैकल्टी पंच नहीं करती। अगर वो पंच करे तो वो IMH पोर्टल जो है उसके माध्यम से मरीज उनको आवंटित करना शुरू कर दे। तो जब पंच नहीं होगा तो आवंटन नहीं होगा तो वो व्यवस्था वैसे भी नहीं हो पाएगी। तो ये चीजें ऐसी है, बहुत गंभीर चीजें हैं। तो बहुत बेसिक लाइन पर आज बात करें कि भाई गर्मी में कम से कम उनको ऐसा इंतजाम तो दे दीजिए कि वहां चक्कर खा के ना पड़े। डॉक्टर मोहसिन ग्रोवर सर, मोनीश ग्रोवर सर वाकई में पीड़ा है सर, ये मानकर चलिए पीड़ा है। और मैं इस पीड़ा को इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है हम दोनों समझ भी ना पाए। आप सोचिए इस 42-43 डिग्री में मैं टाई लगाकर सूट पहनकर प्रोग्राम कर रहा हूं और आपने हाफ जैकेट पहनी हुई है। हो सकता है हम दोनों एसी में, इसलिए पीड़ा का एहसास ना हो, लेकिन अगर हम दोनों ही आधे घंटे उस कतार का हिस्सा बन जाएंगे ना तो हो सकता है हम चक्कर खा के पड़ जाएं। हमें सोचना तो पड़ेगा ना सर। अगर हम ये कह रहे हैं फंड की कमी नहीं है तो फिर तो हमारी सिर्फ जो जिम्मेदारी हम उसमें लापरवाही कर रहे हैं। हम सोचते हैं मरीज ही तो है, क्या हो गया, 2 घंटे खड़े होकर चला जाएगा अपने घर, उसके लिए क्यों ही इतना सोचना। इस सोच को तो बदलना पड़ेगा सर। विजेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात जो आपने कही कि गर्मी की एक बहुत मेजर समस्या है, तो क्या SMS या RUHS या कोई और हॉस्पिटल जो राजस्थान का इसमें परफेक्ट है? तो ये तो बात एग्रीड है कि हम बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे नहीं है, हमेशा एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। पर क्या हम पहले से बेहतर तैयार हैं? तो मेरा मानना है हाँ। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जैसा अभी विकास जी ने बताया, मृणाल जोशी जी स्पेशली बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत रेगुलर राउंड्स लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे OPD और IPD सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ है। OPD होता है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है हमारे यहाँ पे, उसके ज़्यादातर एरियाज़ में बहुत अच्छी डक्टिंग चल रही है, जहाँ कूलिंग अच्छी है। एक आध OPD अभी भी बच रहे होंगे। इसी तरह जो दवा विक्रय केंद्र है उसके अंदर थोड़ी परेशानी इसलिए होती है कि दवाइयों का जो हमें रेगुलर जो सप्लाई होती है कई बार उसमें थोड़ी परेशानी सी आ जाती है जी। तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। फंड्स की कमी की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है और भी इंप्रूवमेंट का रूम है। और मेरा ये पूरी तरह मानना है कि आप कुछ समय में देखेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से। मोनीश सर, मैं वाकई में इस पीड़ा के साथ हूं और मैं सिर्फ इस इशू पे नहीं, ज्यादातर इशू पर मैं देखता हूं कि जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं और जब वो हेडलाइंस बनती हैं, उस हेडलाइंस के बाद एक्शन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर किया जाता है कि भाई पहले कर देंगे तो कोई नोटिस ही नहीं करेगा कि ये काम हो गया है, तो चलिए पहले नेगेटिव हेडलाइन बनने देते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे तो अपना फोटो भी छप जाएगा, पता भी चल जाएगा कि देखिए काम कर दिया है। ऐसा तो नहीं है ना? विजेंद्र जी देखो, हम में से हर जना ये चाहता है कि जो मरीज स्पेशली जो आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर किसी भी अस्पताल में आते हैं, उनको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं हो, और इसके लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए भी जाते हैं SMS में भी और RUHS में भी। मेरा तो मानना ये भी, जैसे विकास जी भी कह रहे थे, कि SMS का लोड कम करने के लिए हमें ऐसी भी पॉलिसीज़ करनी पड़ेंगी ताकि मरीज़ ज़्यादा जगह जा भी सकें। और इसीलिए RUHS के ऊपर भी सरकार का बहुत ज़्यादा अब एक तरह से जो है कि वो फोकस रहा है ताकि इम्प्रूव कर सकें, ताकि एक लेवल ऑफ क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ती जाती है तो कितने भी हम इंतजाम करें वो कम पड़ सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन देखिए अब ऐसा भी मत कहिए, अगर वहाँ 400 की जगह 100 लोग होंगे तो भी ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ अचानक से बर्फ पड़ने लगेगी सर। हो सकता है आधा डिग्री टेम्परेचर का अंतर कम आ जाए, लेकिन व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना सर। अगर वहाँ गर्मी है, गर्मी से लोग परेशान हैं तो हैं सर, व्यवस्था के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जयपाल सिंह जी, मैं मानकर चलूं कि इस पर ध्यान दिया जाएगा और चाहे वो वैकल्पिक व्यवस्था SMS अपने स्टैंड पर करे, अपने लेवल पर करे, किसी भामाशाह के जरिए करे, बीजेपी संगठन के जरिए हो या कहीं से भी हो, अगले 24 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त होगी। देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि व्यवस्था में कमी रही है। सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन नहीं किया, उस पर कार्रवाई होगी, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार उन पर कार्रवाई भी होगी। और साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, जो दवा वितरण केंद्र है उनके बारे में जो व्यवस्था है उसमें आज ही देखिए, आज ही अखबारों के मेन पेज पे है कि हमने जितने भी सहकारी विभाग के जेनरिक जो स्टोर्स है उन पर जेनरिक दवाइयाँ वितरण करने का प्लान किया है, वो भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं। और साथ में जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि SMS का जो लोड है ये RUHS और दूसरा IPD टावर लगभग बनके तैयार है, जैन 2027 तक उसका लोकार्पण होना है, लगभग तैयार है। व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं तैयार है। लेकिन आज की जो समस्या जो आप कह रहे हैं 24 घंटे की, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय गायत्री राठौड़ जी ने इस बारे में संज्ञान लिया है और आप देखिए 24 घंटे के अंदर आपको व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त दिखेगी। मामूली जो कहीं व्यवस्था हुई है उसको चुस्त दुरुस्त करने का काम हमारी जिम्मेदारी व्यवस्थाएं दिखेंगी तो हम दिखाएंगे भी। लेकिन विकास मुस्कुरा रहे थे जब जनवरी 2027 का है, विकास कोई इस लाइन को, डेडलाइन को आगे पीछे करना चाह रहे हैं? देखिए पहले तो मैं कहना चाहूंगा, पहले एक बार IPD टावर के पहले कार्डिक टावर शुरू कर लें। वो भी मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर की डेडलाइन वापस आ गई है उसकी।
उसको शुरू करने के बाद में आगे आईपीडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब नेक्स्ट जो गर्मी आएगी उससे साल पहले 2 साल शुरू ऊपर करेंगे। नीचे हो सकते हैं। 23 में फ्लोर पे काम चल रहा है। ठीक है प्रतीक, फाइनल कमेंट। क्या वाकई में, देखिए व्यवस्थाओं में 2 चीजें तो हैं, एक निरंतरता के साथ उसमें सुधार होना और एक सुधार ना होना। अगर वो सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो फिर इंतजार होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां जो घटना है उसमें लापरवाही ज्यादा है। अगर हम मिड ऑफ मार्च के अंदर अलर्ट हो चुके होते तो शायद ये सब नहीं होता। विजेंद्र भाई, पिछले 2 साल में आप मुझे बता दीजिए कि हमने कब यहाँ पर सरकार की वाहवाही के लिए कि उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार दी, उसके लिए कार्यक्रम किए हों, उसकी बदहाली के लिए हमने अनेकों कार्यक्रम किए, अनेकों, चाहे आग लगने की बात हो, चाहे से बच्चों को कॉफ सिरप पीने की बात, अनेकों। और आज फिर कहता हूं, चलिए अभी तक जो हो गया वो छोड़िए, आज मंडोता जी ये कह के जाएं कि इस गर्मी में आने वाले 3, 4, 5 महीने के अंदर हमको दोबारा इस तरीके की जो अव्यवस्था है उसको नहीं देखना पड़ेगा, और दोबारा फर्स्ट इंडिया पे आपको या वहां पे अपने कैमरामैन को भेज करके और दोबारा डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होता नहीं है। पिछले साल की खबर बताई, पिछले महीने की बता दूं, उससे 2024 की बता दूं, हर साल जब भी गर्मी आती है हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, बदहाली के ऊपर लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है। उसके लिए उसका एक ही सॉल्यूशन है, मंत्री जी अपने महल से निकलें, जाकर के जो हमारे प्रमुख जो अस्पताल हैं, एसएमएस अस्पताल है, आरयूएचएस है, उसका दौरा करें और वहां लाइन में खड़े रहे खुद। जब उनको पता लगेगा कि जब एसी की हवा नहीं लगती तो कैसा फील होता है, तब जाकर के वो कोई काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। विकास, आपको लगता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, काफी दुरुस्त हैं, आने वाले वक्त में और दुरुस्त हो जाएंगी? विजेंद्र देखिए, इसमें प्रतीक जी ने एक बात कही थी और उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो वीआईपी कल्चर जो है ना, इसको अगर सामान्य तरीके से कर दिया जाएगा तो हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी बात कि वास्तविकता में एसएमएस में इलाज कराना कितनी बड़ी टिपिकल पोजीशन में है। जो एक सुझाव है इसके अंदर, जब भी हर साल के अंदर ब्यूरोक्रेसी का स्वास्थ्य चेकअप होता है, उसको एक सामान्य प्रक्रिया के तहत देखा जाए और वैसे ही करवाया जाए, तो पता चलेगा कि एक जांच जो है पूरी प्रक्रिया अपनाने में 7 से 10 दिन निकल जाएंगे। तो वो प्रक्रिया जब वो गुजरेंगे तब उनको पता चलेगा, तब जाके इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्लानिंग बनेगी कि वास्तविकता में किस जगह पेच है और उसमें किस तरह का सुधार चाहिए विकास। लेकिन हमने ये देखा है, जब वीआईपी सामान्य प्रक्रिया का भी हिस्सा बनना चाहता है ना, तो भी एक सर्टेन प्रोटोकॉल के साथ ही काम हो रहा था, इसलिए वो वस्तु स्थिति को उस वक्त भी नहीं समझ पाता है। हम कैसे सोच सकते हैं कि मंत्री या हमारे मुख्य सचिव कॉमन मैन के साथ कतारों में अंदर खड़े होंगे, 1000 लोगों के बीच में खड़े होंगे? जाकर के जांच करने के नाम पे बैठ तो सकते चलिए, हैं, बैठे जाके पता शुक्रिया हमारे साथ विकास जुड़ने के लिए। जयपाल जी शुक्रिया, प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर मोनीश ग्रोवर जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारा मकसद इस प्रोग्राम में सिर्फ उस बिंदु को पॉइंट आउट करना था जहां अगर और सुधार हो तो मरीजों को राहत मिले। एसएमएस अस्पताल को लेकर जिस व्यवस्थाओं का जिक्र होता है वो जिक्र और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइन में लग रहे हैं, 2-2 दिन आ जाए, दवाई नहीं मिल रही है, भूखे प्यासे पड़े हैं कि लाइन में लगते हैं।